नमस्कार। उषा छाबड़ा इंस्टीट्यूट फॉर क्रिएटिव एंगेजमेंट में एक बार आपका फिर से स्वागत है। हम हर सप्ताह आपके लिए एक कार्यक्रम लेकर उपस्थित होते हैं जिसका नाम है गुफ्तगू। इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ दो महान हस्तियां जुड़ रही हैं। वे हैं संज्ञा टंडन जी एवं अनुराग शर्मा जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अनुराग जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आपने यहाँ पर आना मंजूर किया, ये मेरे लिए बहुत मतलब मैं क्या कहूँ, गर्व की बात है हमारे लिए कि मुझे बहुत ही आज अच्छा लग रहा है कि आप लोग यहाँ पर आए और अपनी बात आप रखेंगे और मैं आपका अब परिचय करना चाहूँगी, सबको देना चाहूँगी। So this time we have two guests from Radio Playback India, a pioneer podcast in the field of podcasting. Mr. Anurag Sharma is an author, poet, editor, and podcaster. He is also the editor of Setu, a bilingual journal. He is an IT professional and currently lives in Pittsburgh. Ms. Sangya Tandon has been associated with Akashwani Raipur as a child artist since 1980 and with Bilaspur All India Radio since 1991 as drama artist, Yuva Jagat Compeer, and casual announcer. She is also the director of Arpa Radio in Bilaspur, Chhattisgarh. She has acted in many telefilms and shows on Doordarshan, Raipur. She has been associated with Radio Playback India as a voiceover artist and a podcaster since 2010. She has recently converted the entire school curriculum of Chhattisgarh into audio for the visually impaired children. तो आप दोनों का स्वागत है मैम एंड अनुराग जी। बहुत बहुत आभार कि आप हमसे जुड़े हैं आज। तो मैं सबसे पहले यही बोलना चाहूँगी कि इन दिनों तो पॉडकास्ट की बहार आई हुई है, जैसे स्पॉटिफाई, अमेजन, एंकर, गाना, सावन, है ना। और इसमें हमारे रेडियो प्लेबैक इंडिया, तो हमारा रेडियो प्लेबैक इंडिया जो है ये तो कई सालों से हम कर रहे हैं। तो मैं इसी के बारे में बात करना चाहूँगी कि रेडियो प्लेबैक इंडिया के बारे में बताएं। अनुराग जी, आप बताएं इसकी शुरुआत कब हुई, इसके पीछे क्या सोच थी? नमस्ते उषा जी। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप खुद हिंदी में इतनी ख्यातनाम हैं, इतना काम कर रही हैं, विश्व हिंदी सम्मेलनों में आपको बुलाया गया है, तो आपके साथ बातचीत का मौका मिलना हमारे लिए भी बहुत गर्व की बात है। रेडियो प्लेबैक इंडिया की बात करें तो हिंदी के दो विजनरी व्यक्तियों का नाम लेना होगा, सजीव सारथी और शैलेश भारतवासी। सॉरी, आज मेरी थोड़ी आवाज में समस्या है, कहीं अगर कोई चीज साफ नहीं हो तो प्लीज मुझे टोक के बता दीजिए। मैं रेडियो प्लेबैक इंडिया से सन 2007 में जुड़ा, अब तो अरसा हो गया। मैं सुनो कहानी का साप्ताहिक पॉडकास्ट लेकर आवाज से जुड़ा था, तब सजीव सारथी और शैलेश भारतवासी दोनों वहां थे और दोनों बड़े उत्साह के साथ न केवल दिल्ली के साहित्यिक क्षेत्र को मोबिलाइज कर रहे थे, बल्कि मेरे जैसे अनिवासी जो भारत से दूर, हिंदी से दूर बैठे हुए थे, उनको भी हिंदी के पुनर्जागरण में जोड़ रहे थे। और उत्साह तो भर ही रहे थे, नई हिंदी अंगड़ाइयां ले रही थी। अभी तो नई हिंदी एक नया, एक तरह से ब्रह्म वाक्य जैसा हो गया, लेकिन तब उसकी शुरुआत थी, बीज पढ़ रहे थे। हिंद युग ने हिंदी साहित्य का चत्वर खड़ा किया और स्वयं सेवकों की सहायता से यूनिकोड, पॉडकास्टिंग वगैरह की ऑनलाइन शिक्षा भी शुरू की। ये बहुत बहुआयामी प्रयास था और इसी क्रम में कविताओं को स्वर देने की बात चली और तब धीरे धीरे एक नई यात्रा शुरू हुई, हिंदू प्रकाशन में नाम कमाने लगा। लेकिन जो आवाज जिसमें हम लोग पॉडकास्ट कर रहे थे, उसने रेडियो प्लेबैक इंडिया के नाम से मुख्यतः साहित्य, संगीत, कला, इन सब के प्रसार में विस्तार किया। सजीव सारथी खुद एक गीतकार हैं, उनके गीत फिल्मों में शामिल हुए हैं, सराहे गए हैं। और फिर कृष्ण मोहन जी, संज्ञा टंडन जी, ये सब लोग मिलके, सुनीता यादव और बहुत सारे संगीत से जुड़े हुए लोगों को साथ लेके हम लोग आगे बढ़े और तब से आज तक तो बहुत लंबी यात्रा पूरी हो चुकी है।
जी, अनुराग जी, मैं भी आपसे इन्हीं रास्तों में कहीं पर मिली थी और मेरे ख़्याल से जी, बिल्कुल। 3-4 साल, पिछले 3 सालों में हम जुड़े, है ना? लेकिन उससे पहले इतना ज़्यादा आप लोगों ने काफ़ी काम किया हुआ है, तभी मैंने आप लोग का प्रोग्राम देखा था और तब समझ आई कि क्या चल रहा है यहाँ पर, और मैं बहुत इंटरेस्टेड हुई थी कि मैं भी अपनी वहाँ पर कहानियाँ भेजूँ। तो संज्ञा जी, अनुराग जी ने तो पूरा बताया कि किस तरह से उसकी हिस्ट्री थी, और अब आप बताएं कि इन दिनों जितनी पॉडकास्ट की जो बाहर आई हुई है उसमें हमारा रेडियो प्लेबैक जो है, मैं हमारा ही कहूँगी क्योंकि मैं भी अब जुड़ी हुई हूँ उसके साथ। तो इसका अब नया स्वरूप क्या है, मतलब इसमें अब कितने सदस्य हैं, किस तरह ये फैल गया है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। आप म्यूट पे है मैम, थोड़ा सा जी। जब शुरुआत हुई थी तब एक ब्लॉग स्पॉट की तरह शुरुआत हुई थी रेडियो प्लेबैक इंडिया की, क्योंकि उसमें राइटर्स ज्यादा थे। और बहुत मतलब मैं जब जुड़ी, मैं इंटरनेट में उस समय ढूंढती थी कि कुछ ऑडियो की चीजें उपलब्ध हैं कि नहीं। तो मुझे कुछ कुछ महाभारत रामायण जैसी चीजें दिखती थी। भारत देश में कहीं पे पॉडकास्ट वर्ड भी नहीं आया था। जी। और ऑडियो की चीजें दिखे तो कुछ मुझे सुनो कहानी के चीजें दिखती थी। और ये रेडियो प्लेबैक इंडिया तक मैं पहुंची तो इतना शानदार ब्लॉग था, उसमें इतनी सारी चीजें एक साथ, इतने अच्छे, मतलब एक भी आर्टिकल ऐसा नहीं था कि जिसको छोड़ा जाए। राग से जुड़े हुए आर्टिकल्स होते थे, फिल्मी चीजों के जुड़े आर्टिकल्स होते थे, और बहुत सारी चीजें होती थी। तो मैं उसमें से ना कुछ कुछ मैटर लेकर के अपने आकाशवाणी के प्रोग्राम्स बनाती थी। अच्छा। फिर मैंने कुछ प्रोग्राम्स, कृष्ण मोहन जी उसमें राग के ऊपर लिखते थे, लखनऊ से थे, अब वो हमारे बीच नहीं है। लेकिन उन्होंने जितना काम शास्त्रीय संगीत के लिए लिखा है, किया है, शायद देश में उतना ज्यादा कहीं भी नहीं है नेट पे उपलब्ध जितना उन्होंने, और प्रामाणिकता के साथ। तो उनके कई प्रोग्राम्स मैंने रागों पे आधारित फिल्मी गीत बनाए। और उनको मैंने कहा मैं इतना सारा बना रही हूँ, इन लोगों से कांटेक्ट करूं। फिर मैंने सजीव जी का नंबर था, उनसे बात की। फिर मैंने उनको ये प्रोग्राम्स भेजे तो वो लोग बहुत खुश हुए। फिर उसके बाद कन्वर्जन, सुनो कहानी के अलावा बाकी बहुत ज्यादा चीजें ऑडियो में नहीं थी। मतलब हम पॉडकास्टिंग की शुरुआत से जुड़े हुए हैं। और ये जो ग्रुप टोटल था, अनुराग जी पिट्सबर्ग में, अमित जी यूएस में, पूजा स्पेन में, संजीव जी दिल्ली में, मैं छत्तीसगढ़ में, हम ऑनलाइन इस तरह से एक दूसरे से मिले। आज तक हम लोग सारे लोग आपस में नहीं मिले हैं और हम ऑनलाइन जुड़ करके इतना सारा काम कर काम रहे कर। हैं। जी। तो अब जब टाइम धीरे धीरे वो होता हुआ, रेडियो प्लेबैक इंडिया से बहुत लोग जुड़े, बहुत तरह के कॉम्पिटिशन्स और बहुत सारी चीजें लगातार करते रहते थे। सुजॉय जी की स्क्रिप्ट्स बहुत अच्छी होती थी। तो ये काफी लंबे समय से जब कर रहे थे, पर अब अचानक धीरे पॉडकास्टिंग और ऑडियो की चीजों का जोर, जैसे आपने शुरू में कहा, आजकल ये जमाना है, इसकी बाहर आई हुई है। तो पॉडकास्ट की लाइन अब शुरू हुई है। अब अचानक अमेजोन वाले, गूगल पॉडकास्ट और इतने सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए, स्पॉटिफाई आ गया, एंकर, सारी जगहों पे आना शुरू हुआ। तो हम लोगों को लगा हम लोग सिर्फ वॉलेंटरी काम कर रहे थे और बस कर रहे थे। अब हम थोड़ा सा हमने सोचा कि उसको हम कमर्शियल भी जोड़ करके करें। हमारा इतना काम है, और सबसे बड़ी चीज है हम प्रामाणिकता के साथ सारे काम कर रहे हैं। हिंदी की इतनी सारी चीजें हो रही है। हिंदी भी उस समय जब हम कर रहे थे तो इंटरनेट पे हिंदी बहुत ज्यादा नहीं आई थी। तो वो सारी चीजों को लेकर के हम आगे बढ़े, और मतलब इतना अच्छा लगता है कि हम इंटरनेशनली ग्रुप है, हमारा इंटरनेशनल ग्रुप और ऑनलाइन ग्रुप है। और अब जब हम उसको जोड़ करके हमने शुरू किया पॉडकास्टिंग का काम, तो एक तरह से हम पिछले 6 महीनों में ऑडियो कंटेंट क्रिएटर के रूप में स्थापित हो चुके हैं। रेडियो प्लेबैक इंडिया इस समय हम हफ्ते में 7 से 8 प्रोग्राम पर डे दे रहे हैं। इसमें बोलती कहानियां नाम से अनुराग जी चला ही रहे हैं, जो हफ्ते में एक कहानी आती है। एक गीत 100 अफसाने कार्यक्रम है जिसको सुजॉय की स्क्रिप्ट रहती है, उसका प्रोडक्शन मैं करती हूँ। और इसमें हम देश के अलग अलग आकाशवाणी केंद्रों के कैजुअल अनाउंसर्स की वॉइसेस लेते हैं। और एक इंडियन रागा प्रोग्राम है जिसमें राग से जुड़ी हुई बातें हैं, कृष्ण मोहन जी की स्क्रिप्ट्स पे भी काम होता है। और अभी उसमें प्रज्ञा, शुभ्रा और प्रतिभा, ये 3 लोग जुड़ी हैं, जो लोग अच्छे नवोदित और प्रतिष्ठित कलाकारों
से इंटरव्यूज लेकर के भेजना शुरू कर रही हूँ, जो अब हम दिवाली के बाद हम उसका सीजन 2 शुरू करने जा रहे हैं। फिर एक काव्य तरंग नाम से कविताओं को लेकर के एक प्रोग्राम चल रहा है, वीक में एक दिन आता है, जिसको अमित यूएस में है और स्पेन में पूजा है, ये दोनों लोग संभाल रहे हैं। इसमें देश भर के लोगों की कविताएं पहुंचती हैं और उनको लोग अलग अलग तरह से उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, अच्छे प्रोग्राम्स कर रहे हैं। फिर रन फॉर फन, ये एक प्रोग्राम है, हमारे अरुण जी हैं, अरुण, तो अरुण कालरा जी इस प्रोग्राम को कर रहे हैं। ये एक कॉमेडी शो, व्यंग्यात्मक बातों का एक बहुत ही पॉपुलर शो हो गया है ये भी। फिर सुशील जी हमारा एक सिनेमा स्कोप वाला शो कर रहे हैं, जिसमें लेटेस्ट मूवीज या वेब सीरीज वगैरह के बारे में जानकारी होती है, उनका रिव्यू होता है एक तरह से। और एक प्रोग्राम है 5 मिनट ज्ञान, इसको औरंगाबाद की सुनीता और छतरपुर की सुब्रता, ये दोनों लोग देख रही हैं। तो सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी दी हुई है, सब हफ्ते में उस दिन अपना प्रोग्राम उसको शेड्यूल कर देते हैं और आता है। और इसमें 5 मिनट ज्ञान में भी बहुत अच्छी अच्छी बातें बच्चों के हिसाब से तैयार की जा रही हैं। इनके अलावा एक, क्योंकि सजीव जी जो सबको हम लोगों को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, वो म्यूजिक से जुड़े हुए हैं, तो कुछ ओरिजिनल म्यूजिक सब रेडियो प्लेबैक इंडिया के बनने शुरू हुए हैं। उसके लिए एक नया प्रोग्राम सप्तक शुरू किया है, जिसको ऋषि जी भी देख रहे हैं साथ में और सजीव, तो वो बहुत अच्छे गीत जो स्पेशली रेडियो प्लेबैक इंडिया के लिए ही तैयार किए जा रहे हैं। तो ये हम एक जो टीम वर्क में काम करना हमने जब इस तरह से शुरू किया, काम बांट करके, तो हम बहुत तेजी से हम ग्रो हुए और आज इसका स्वरूप बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और इतने कामों के अलावा ये तो सिर्फ प्रोडक्शन वाली बातें हुई, हम आपस में बहुत सारे और लोगों को भी जोड़ते जा रहे हैं कहानी पढ़ने के लिए। अनुराग जी के पास बहुत सारे नाम आ चुके हैं। मेरे एक गीत सौ अफसाने प्रोग्राम के लिए बहुत सारे अनाउंसर्स खुद ही अब कांटेक्ट करते हैं कि हमको आवाज देनी है इस प्रोग्राम के लिए। इसके अलावा पीआर का काम समीर गोस्वामी जी हैं छतरपुर के, वो देख रहे हैं सारे सोशल मीडिया से लोगों से कांटेक्ट करना और पीआर का काम देखना। और प्रज्ञा जो है वो सोशल मीडिया प्रमोशन का काम देख रही है। और क्लब हाउस एक अभी नया जी, मैं उसी पे आ रही थी कि मतलब जो जिस एंथुजियाज्म से, जिस तरह से आप लोगों ने पहले जो शुरू किया, तो जो एंथुजियाज्म दिख रहा है, और मैं देखती हूँ सजीव जी जिस धड़ल्ले से सारे बंदे कर रहे हैं, वो काबिले तारीफ है और सब लोग फिर लग जाते हैं। और इस यही एंथुजियाज्म आपको लग रहा है कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो भी आपके साथ जो जुड़ रही है, उसमें भी आपको दिखता है कि वो अच्छे से और काम आगे खींच रहे हैं? जी जी बिल्कुल, आज की युवा पीढ़ी भी कर रही है। पर हालांकि हमारे एज ग्रुप वाले लोग ज्यादा हैं इसमें, और हमको ये महसूस होता है कि हम पिछली पीढ़ी की बहुत सी चीजें हम अगली पीढ़ी को ट्रांसफर करने का काम कर रहे हैं, जैसे कहानियां हो गई और इस तरह की जो पुरानी चीजें हैं, वो सारी चीजें हम जो किताबों में गुम होती जा रही हैं, लोगों तक नहीं पहुंच पा रही हैं, वो हम आज के माध्यम, ऑडियो माध्यम से लोगों तक पहुंचा रहे हैं। क्योंकि ऐसा लगता है कहीं हिंदी, जो असली वाली हिंदी बोलते हैं ना, जो जो अच्छी हिंदी जो है कहीं छूटती चली जा रही है, तो उसको अब इस वक्त ऐसा लगने लगा है हम लोगों की उम्र में कि अब इसको आगे वाली आने वाली पीढ़ी को अच्छे से दे दिया जाए, ये मन में आता है। इसलिए इस हम बोलने के मामले में तो दे सकते हैं, लिखने में जो इंग्लिश लैंग्वेज चल रही है उसमें हम दूर से बैठ के नहीं सिखा पाते, सिर्फ कोफ्त होती है। सही बात है। तो मैम फिर इस तरह से क्लब हाउस जो है, ये भी न्यू अपकमिंग जो है मीडिया का एक रोल, हाँ बिल्कुल। तो इसमें भी आप लोग की रेडियो प्लेबैक काफी जोर शोर से मैंने देखा है काम कर रहा है, एवरीडे कुछ ना कुछ। मनोज मेहता जी हैं एक हमारे बीच में, वो इसको देख रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। और अनुराग जी की बोलती कहानी काव्य तरंग का एक अभी बहुत बड़ा सेशन हुआ था, 30 कवियों को उसमें जोड़ करके और उसका संचालन किया था पूजा, मनोज और प्रज्ञा ने जी। और अनुराग जी और क्लब हाउस के बारे में बताएंगे। जी अनुराग जी। जी जरूर। तो क्लब हाउस तो नया उभरता हुआ प्लेटफॉर्म है, सिर्फ ऑडियो है, और क्योंकि हम सब जगह मौजूद हैं तो वहां भी पीछे नहीं रह सकते थे। सबसे पहले तो हमने एक महाकवि सम्मेलन से शुरुआत की, उसके बाद हमने 2 कार्यक्रम हिंदी साहित्य के साथ किए, जिसमें पहले में पंकज सुबीर जी को बुलाया गया, उन्होंने अपना कथा पाठ किया और उनकी कहानी पे और साहित्य पे और बहुत सारी चीजों पे, कहानी के जो कई आयाम थे, साहित्य की दिशाएं हैं, उन पे चर्चा हुई। उसके बाद नई कहानी के जो हमारे सबसे प्रसिद्ध लेखक हैं इस समय, दिव्य प्रकाश दुबे, उनके साथ हम लोगों ने एक कार्यक्रम किया।
तो या क्लब हाउस पे भी हैं और बाकी सब जगह पे जहाँ जहाँ सुना जा सकता है, सुना जाना चाहिए, वहाँ पे हम लोग आ रहे हैं। जी, तो इन दिनों इतने सारे जैसे स्पॉटिफ़ाई, अमेज़न वाली बात बोलिए, एंकर हैं और साथ में अब रेडियो प्लेबैक इंडिया। तो रेडियो प्लेबैक इंडिया किस तरह से अलग आपको दिखता है? सबसे अलग किस तरह से अपनी पहचान बना रहा है? जी, इसमें बहुत सारी चीज़ें, देखिए एक चीज़ तो सातत्य है। मैं ये देखता हूँ लोग आते हैं, एक नया काम शुरू करते हैं, थोड़े दिन उत्साह रहता है और फिर टूट जाता है। हमारे देखते-देखते कितनी वेबसाइटें, कितने अलग प्लेटफ़ॉर्म आए और चले गए। कई में तो बहुत ऐसा लगता था कि ये बहुत आगे जाएँगे और पोटेंशियल था, लेकिन किसी न किसी कारण से। तो हर यात्रा मुझे लगता है पहले कदम से शुरू होती है, लेकिन पहला कदम महत्वपूर्ण है। लेकिन आई थिंक ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि आपकी लगन कितनी गहरी है और आप कितने दिन तक वहाँ पे रह सकते हैं। जब ये शुरुआत हुई रेडियो प्लेबैक इंडिया की, तब बहुत सारे लोग ऐसे थे जो उत्साह के साथ हमारे साथ जुड़े और उसमें भी दोनों तरह के लोग थे। कुछ थोड़े दिन रहे, उनका उत्साह रहा, कुछ का उत्साह खत्म हो गया, कुछ को उसमें उस समय में बहुत सारे लोग हिंदी से इसलिए भी जुड़ रहे थे कि उनको ऐसा लगता था कि गूगल या कोई और प्लेटफ़ॉर्म उनको बहुत सारा पैसा देगा। वो रातों-रात धनी हो जाएँगे, तो कई लोगों के वहाँ भी सपने थे, शायद वो नहीं टिक पाए। लेकिन बहुत सारे लोग जो जुड़े रहे, जिनमें लगन भी थी और टैलेंट थी, वो सारे आज भी बहुत मशहूर हैं और आज भी जुड़े हुए हैं। तो शुरुआत में गौतम राजर्षि, पंकज सुबीर, दिव्य प्रकाश दुबे जैसे बड़े-बड़े लोग जो अब बहुत मशहूर हैं, सब हम लोगों के साथ एक तरह से यात्रा शुरू हुई और आगे चलती चली गई। बहुत अच्छी बात है ये। तो अच्छा लग रहा है कि अब हमारा जो रेडियो प्लेबैक है और ख़ासकर हिंदी जो है इतनी शुद्ध हिंदी और इतना सही सब कुछ लगता है, वहाँ लगता है कहीं कोई गलती की गुंजाइश नहीं दिखाई देती, लेकिन बहुत जगह सुनने में बहुत सारी बातें आती हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे आगे कि कहाँ गलत शब्दों का प्रयोग हो जा रहा है और कुछ का कुछ बन जा रहा है, वो हम आगे चर्चा करेंगे। तो संज्ञा जी, आप चलाती हैं, जिसका संचालन कर रही हैं, एक गीत 100 अफसाने। इस जी, कार्यक्रम में क्या है? इसके बारे में थोड़ा हमें हमारे दर्शकों को बताएँ। इसमें किसी एक गीत की कहानी होती है, जिसको सुजॉय जी की लेखनी से इतनी सुंदर स्क्रिप्ट बन करके आती है मेरे पास, तो वो मतलब ऐसा नहीं है कि वो कहीं सुनी सुनाई बातें होती हैं। जो जिस भी गीत के बारे में या जिस कलाकार के बारे में वहाँ पे जानकारी दी जाती है, वो बहुत ऑथेंटिक होती है, प्रामाणिक होती है। उन्होंने या तो कभी किसी इंटरव्यू में विविध भारती वगैरह के कहा होता है या उनकी खुद की लेखनी से कहीं पे लिखा हुआ होता है, सिर्फ ऐसी चीजें ही वो शामिल करते हैं। तो वो बहुत रोचक ढंग से एक गीत की कहानी की कैसे बना, घूंघट की आड़ में जैसे गाना है, तो वो हमें राही प्यार के फिल्म में शामिल हुआ, लेकिन उससे 12 साल पहले वही धुन उसी म्यूजिक डायरेक्टर ने उसी गीतकार की रिजेक्ट कर दी थी और 12 साल बाद ये सुनी और उसके बाद ये सुपरहिट गीत बना। इस तरह की छोटी छोटी बातें हैं जो उनको कहानियों के रूप में सुजॉय जी की स्क्रिप्ट आती है और उसको फिर मैं देश के बहुत सारे कैजुअल अनाउंसर्स हैं, अच्छी आवाजें हैं, उन लोगों से पढ़वा करके मंगवाती हूँ, फिर उसको हम कंपाइल करके और इसमें डालते हैं। और मैंने भी सुनी है, इनमें काफ़ी सुनी है मैंने और बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है। शुरू हो बहुत बड़ा भी नहीं होता है कार्यक्रम, लेकिन वो एक ना क्वेश्चनिंग हर समय रहती है, आगे फिर हुआ क्या? फिर हुआ सिर्फ क्या? उसमें जानकारी देते हैं, उसमें गीत नहीं सुनाते हैं। गीत नहीं तो सुनाते हमारे हैं। पास शिकायतें यही आती हैं कि आप साथ में गीत क्यों नहीं सुनाते हैं। लेकिन जो पॉडकास्टिंग का इस समय जो माहौल चल रहा है, उसमें बहुत सारी बातें हैं कॉपीराइट को लेकर के और दूसरी तरह की, इसलिए हम उसमें गीत नहीं सुनाते। गीत तो वो आप कहीं भी क्लिक करेंगे यूट्यूब में सुनाई पड़ ही जाएगा। जानकारी हमसे लीजिए, गीत कहीं सुन लीजिए। तो मुझे तो ये लगता है कि आपका वो कार्यक्रम सुनने के बाद मैं ज़रूर उस गीत को जाती हूँ, देखती हूँ, तो उनके भी व्यूज़ बढ़ते होंगे ज़रूर ऐसे ही, क्योंकि वो इतनी रोचक जानकारी होती है कि मज़ा आ जाता है उसको सुन जी, के। फिर ज़रूर जाती हूँ वहाँ पर कि भई क्या था इसमें? और उस बहाने हमारे साथ बहुत सारी अच्छी आवाजें पॉडकास्टिंग के रूप में रेडियो प्लेबैक इंडिया में जुड़ रही हैं। ओके, बहुत अच्छी बात है ये। तो और संज्ञा जी की बात में एक और जोड़ना चाहूँगा जी। कि जहाँ
ओरिजिनल गीत तो ऑब्वियसली कॉपीराइट के इश्यूज हैं, लेकिन उसके अलावा हम लोगों ने अपना मौलिक बहुत सारा संगीत तैयार किया है। ओके। पीछे अगर जाएं तो 2009 में रेडियो प्लेबैक इंडिया ने गीत कास्ट प्रतियोगिता की थी, जिसमें न सिर्फ जैसे हम लोग नए गीतकारों के गीत लाते रहे, लेकिन उसमें हमने निराला, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, इन महाकवियों की रचनाओं को संगीतबद्ध करने का कॉन्टेस्ट किया था। और सारी दुनिया से लोगों ने एक से एक अच्छी कृतियां, बाद में वो 2000 आई थिंक 10 में विश्व हिंदी सम्मेलन में सीडी के रूप में रिलीज हुई थी। अच्छा। और उसी के साथ में मुंशी प्रेमचंद की कहानियों की ऑडियो सीडी, वो भी फर्स्ट थी हिंदी में। और ये सब हम लोगों ने उस समय में किया। आज तो ऑब्वियसली ऑनलाइन आयोजन बहुत पॉपुलर हो गए हैं, लेकिन 2008 में हमने मासिक पॉडकास्ट कवि सम्मेलन शुरू किए थे। उसके अलावा कविताओं पे और सामयिक वार्ता पे 2 होस्ट बैठते थे, बात करते थे, शब्दों के चाक के नाम से। विश्व दीपक उसकी स्क्रिप्ट लिखते थे। विश्व और दीपक जी की भी स्क्रिप्ट्स इतनी अच्छी होती हैं, तो वो बहुत टाइम नहीं दे पाते हैं हम लोगों को, लेकिन हम इंतजार करते हैं उनके प्रोग्राम्स का। हाँ, और ये सब मैं जब जुड़ने वाली थी कुछ साल पहले, तब मैं पहले पूरा देखा, मैंने कहा ये हो क्या रहा है यहाँ पर, मतलब बहुत सारे बहुआयामी मैं कह सकती हूँ, इतने मल्टीपल एरियाज में काम हो रहा था। तो तभी मैंने बोला कि अच्छा ऐसा चल रहा है। तो वहाँ से मैंने कई चीज़ें फिर स्कूल में अपने बच्चों को भी सुनाई थी वहाँ पर। और मेरी एक कहानी अगर आपको याद हो अनुराग जी, मैंने सुदर्शन जी की हार की जीत मैंने भेजी थी, और उसके बाद फिर मैंने स्कूल के बच्चों को भी सुनाई थी कि देखो ये एक पॉडकास्ट बोलते हैं इसको। उस समय तो ये सब था नहीं ना, तो वहां से ये शब्द आया था मेरे, फिर मैं उनको समझ आई कि अच्छा ऐसे, मैंने कहा ये जा रहा है पिट्सबर्ग बेटा, वहां से रिलीज हो रहा है। तो ये सब बातें अगर बच्चों को भी हम इस तरह से जोड़ लें, क्योंकि आपके कार्यक्रम तो एक से एक हैं, तो अगर जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं और अगर वो बच्चों को बढ़ा रहे हैं, तो वो भी वहां से लेकर वहां पर अपने स्कूलों में दिखा सकते हैं बच्चों को। और एक से एक 9th-10th के बच्चों के लिए तो हिंदी सुनना, इतनी शुद्ध हिंदी, इतनी अच्छी हिंदी सुनने का कहाँ मौका आजकल मिल रहा है उनको। तो ये एक बहुत अच्छा इसमें ये रहेगा। तो अनुराग जी, अब आप बताइए, बोलती कहानियां का जो आप संचालन करते हैं, आप जो मेन आप हैं उसमें काम कर रहे हैं, वो बताइए सबको क्या कर रहे हैं। जी जरूर। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, आपने जो अभी हार की जीत की बात की, या जो कहानियां, क्योंकि शिक्षकों ने रेडियो प्लेबैक इंडिया का बहुत प्रसार किया। बहुत जगह जहां दृष्टिबाधित छात्र हैं या दूसरे स्कूलों में भी शिक्षकों ने काफी समय से, ये बात उतनी शायद प्रसारित नहीं हुई है, लेकिन हमारी कहानियां और दूसरे कार्यक्रम उन्होंने क्लासरूम में खूब चलाए हैं, और बच्चे बहुत उन्होंने उसका आनंद लिया है। शुरुआत जब हमने, जैसे मैंने बताया कि मुंशी प्रेमचंद की ऑडियो सीडी, तो पहली चीज तो एक कॉपीराइट का इश्यू था। हम लोग प्रामाणिक लोग हैं, हमेशा लेजिटिमेट रहे हैं, तो हमारी कोशिश यही है कि कुछ भी कहीं से उठा के किसी की मर्जी के बिना न लगाया जाए। तो हमेशा लेखकों से बात करते थे, उनको ईमेल भेजते थे, कंफर्मेशन लेते थे और फिर करते थे। तो शुरुआत तो पुराने स्थापित क्लासिकल लेखकों से हुई, लेकिन बाद में जितने भी हमारे आधुनिक लेखक हैं, जया जादवानी जी हैं, दीपक शर्मा, उदय प्रकाश जी, देवी नागरानी, सेरा यात्री, ये सारे लोग, बाल कवि बैरागी, सब लोगों की कहानियां हम लोग लाते रहे हैं और सामने रखते रहे हैं। जो एक मुलाकात कार्यक्रम है, उसमें हेमा सरदेसाई हैं, उषा उत्थुप हैं, ये सब लोग सामने आए हैं। तो कोशिश ये रही है कि जिस तरह के आज के हिंदी के क्षेत्र में जो भी काम हो रहा है वो सब सामने आए। बोलती कहानियां में हम लगभग 500 कहानियां अब तक दे चुके हैं। उसमें सिर्फ हिंदी की कहानियां ही नहीं है, हिंदी के अनुवाद भी हैं। इनफैक्ट एक आध उर्दू कहानियों का, जैसे राजेंद्र सिंह बेदी की क्वारंटीन थी, अभी आज कोरोना का काल चल रहा है, तो मैंने खुद उसका हिंदी अनुवाद किया, ताकि जो उर्दू और अरबी के ऐसे शब्द थे जो प्रचलित नहीं है भारत में इस समय, उनको सही परिप्रेक्ष्य में देके कहानी को आज के समय में सामयिक किया जा सके। तो चल रहा है, नए लोग जुड़ते जाते हैं, आते हैं, बहुत सारे क्वेरीज आ रही हैं, और अभी तो हमारे पास बहुत सारी नई अच्छी आवाजें भी आई हैं, और लेखकों के जुड़ने से ये काम बहुत आसान हुआ है। तो हर सप्ताह उषा जी, मैं एक प्रोग्राम मिस हो गया था बताना, एक मुलाकात जरूरी है, अभी जिक्र किया अनुराग जी ने, जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, सजीव जी उसका संचालन करते हैं। उसमें फिल्मों के नवोदित गीतकार, संगीतकार
लेखकों वगैरह से, कलाकारों से इंटरव्यूज वो डायरेक्ट करते हैं। पहले तो वो जब कोई सुविधा नहीं थी, व्हाट्सएप पे लिख लिख के और बोल बोल करके उन लोगों ने रिकॉर्डिंग्स की, फिर अब जूम के माध्यम से करते हैं, कभी फोन रिकॉर्डिंग के माध्यम से करते हैं। और बहुत बड़े बड़े कलाकार भी उसमें, उषा उत्थुप और हिमा सरदेसाई जैसे कलाकारों के भी वो इंटरव्यूज है। तो उन्होंने पहले सेशन में करीब 50 लोगों के इंटरव्यूज किए थे, सेकंड सेशन में 50 लोगों के किए थे, और अभी अब थर्ड सेशन चल रहा है, उसमें भी 30 के करीब लोगों से इंटरव्यूज हो चुके हैं। और सब ये अलग इतनी अलग लोग हैं फेमस पर्सनालिटीज के हैं, जी, और बहुत आप फेमस। जब सुनते हैं तो पता लगता है कि किस संघर्ष से वे आए हैं ऊपर तक। जी और हाँ, हर एक एपिसोड बहुत सुंदर होता है वो, मतलब आपको, मतलब दे ऑल आर इंस्पायरिंग, मतलब जी कोई हाँ। मतलब अगला जो आता है वो एक से बढ़कर एक, जिसको कहते हैं ना, चलता चला जा रहा है। मतलब वो बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है। महबूब का इंटरव्यू आप सुनेंगे, जिन्होंने ए आर रहमान के साथ काम किया है, जिन्होंने संजय लीला भंसाली के साथ काम किया, वो इतने सहज होकर सजीव जी के साथ अपनी जिंदगी बता रहे हैं। 1 घंटे का एपिसोड, उसको 2 भागों में करके हमने आधे आधे घंटे का अच्छा दिया अच्छा से। अच्छा, हाँ, तो बहुत बहुत अच्छी बात। अच्छे प्रोग्राम्स हैं वो, ये मतलब ये सीरीज भी बहुत ही अच्छी है, मतलब हर एपिसोड सुनने लायक होता है उसमें। तो इतना अच्छा काम कर रहे हैं और आपको आवाज़ें आ भी रही हैं, लेकिन बहुत सारे दर्शक जो इसको देखेंगे अभी, वो चाहेंगे कि वे हमसे जुड़ें, रेडियो प्लेबैक इंडिया से जुड़ें। तो बताएं किस प्रकार हम उनसे जुड़ सकते हैं, उन मतलब क्या आपको लगता है कैसे जुड़ें वो, और उनमें क्या गुण होने चाहिए, आपको क्या लगता है? अनुराग जी, आप बताएं। जी, जी, ज़रूर। तो कई बातें हैं, एक तो हमारी वेबसाइट है, हमारे हम लोग यूट्यूब पे, दूसरी जगह, सब जगह हैं। तो हमारी ईमेल एड्रेस है, उससे आप संपर्क कर सकते हैं, या कोई भी आधुनिक साधन हो, फ़ोन नंबर बहुत सारे लोगों के अवेलेबल हैं, उस पे आप लोग बातचीत कर सकते हैं, संपर्क कीजिए। अगर आपने पहले से कोई काम किया है, तो उसके उदाहरण भेज सकते हैं MP3 में, या अगर ऑलरेडी किसी प्लेटफ़ॉर्म पे अवेलेबल है। ख़ास चीज़ ये है कि हमारी कोशिश अस्थायी काम करने की नहीं है। हम वो स्पार्क नहीं है जो चमके और गायब हो गए। हम हमेशा रहने वाले हैं, स्थायित्व तो महत्वपूर्ण है। आप जो भी काम कर रहे हैं, उसमें देखिए कि क्या वो टिकने वाला है, या आप खुद टिकना चाहते हैं। आप में जो लगन है, वो एक अस्थायी उत्साह नहीं है, आप सचमुच ऐसा करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी हम चीज, हम प्रामाणिकता पे बहुत ध्यान देते हैं। जी, जैसे बिल्कुल। अनुराग जी ने कुछ किस्सा सुनाया था मुझे कुछ दिन पहले। अनुराग जी, मैं चाहूंगी वो शेयर कीजिए आप, कि जी, जी। इंटरनेट पे कितनी गलतफहमियां, कितनी भ्रांतियां, कितनी गलत चीजें घूम रही हैं। हम चाहते हैं कि वो चीजें सही रूप में सही लोगों, सब लोगों तक पहुंचे। जी, याद दिलाने के लिए शुक्रिया। आज हिंदी पॉडकास्टिंग, चैट रूम, सोशल मीडिया, सब जगह विशेषज्ञता की बात होती है, लेकिन बहुत जगह फेक विशेषज्ञ भी मौजूद हैं। तो ये देखिए, सीखना और सिखाना दोनों का संतुलन बहुत ही ज़रूरी है। हम सीखते हैं, तो हमारा अपना उत्थान होता है, और जो सीख लिया उसको अगर आगे सिखाते हैं, तो विश्व का उत्थान होता है, और कहीं न कहीं ये बना के रखना है हमें। पीछे एक कहानी हम लोगों के पास आई, प्रेम का मूल्य, रवीना टैगोर की कहानी के अनुवाद के नाम से, और काफ़ी खोज किया तो पता लगा वो रवीना टैगोर की एक कविता का अनुवाद है बेसिकली। और कविता का भी ऐसा लगता था किसी ने शायद पहले अंग्रेजी में अनुवाद किया होगा, तो डेमीगॉड्स, देवताओं के लिए शब्द का प्रयोग हुआ, और फिर उसका हिंदी अनुवाद तो छोटे देवताओं का गुरु था करके हुआ। लेकिन उसी कहानी में शुक्राचार्य का ज़िक्र है, जो पुरानी आई थिंक पौराणिक कथा है, मगर जो अनुवाद है उसमें हर जगह शंकराचार्य लिखा हुआ है। और मज़े की बात ये कहानी के एक नहीं, उसके सैकड़ों स्वरूप टेक्स्ट में, ऑडियो में, यूट्यूब में पड़े हुए हैं, और हर जगह जो बृहस्पति के साथ शंकराचार्य खड़े हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। और ये दुःख की बात है कि इतने सारे लोगों ने उसका प्रसार करते हुए कभी भी ये देखने की कोशिश भी नहीं की कहानी क्या है। और इससे भी आगे एक तो बहुत ही अजीब-सा उदाहरण था। एक मैं भारत के रेडियो स्टेशन सुनता हूँ, कभी दिन में समय मिलता है तो। तो रात में एक रेडियो में कार्यक्रम आ रहा था, और उसमें एक पुरानी कहानी, उसमें शुकदेव को बार-बार शुक्रदेव कहा जा रहा था, लेकिन उससे भी आगे एक राजा एक झोंपड़ी में जाता है, और उसको झोंपड़ी में बहुत दुर्गंध आती है। और जब
वाचिका दुर्गंध की बात कर रही थी तो वो बार बार बताती रही, क्योंकि बहेलिया वहां पर मूल मंत्र का त्याग करता था। पूरी कहानी सुनने के बाद आपको स्पष्ट हो जाएगा कि मूल मंत्र सही शब्द नहीं है, वो कुछ और कहना चाहती थी जो बिल्कुल विपरीतार्थक है, मगर उनको शायद इन दोनों शब्दों का अंतर नहीं अर्थ पता। हमारे समय में कोई भी चीज जब प्रसारण तक आती थी तो बहुत सारे लोग उसको देखते थे, उसकी एडिटिंग होती थी, लेखक को भी विषय की समझ होती थी, फिर पढ़ने वाला भी उसमें रोकता था या टोकता था कि नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। लेकिन आज ऐसा लगता है कि हम सिर्फ सब कुछ सामने दिखा देने के लिए बहुत उत्साहित हैं, और वो उत्साह थोड़ा-सा, मैं कहता हूँ, जो शानदार के साथ-साथ होशांदा भी होना चाहिए। वो संतुलन हमें रखना चाहिए। अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं रेडियो प्लेबैक इंडिया से तो आराम से, तसल्ली से काम कीजिए, सातत्य बना के रखिए। और जैसे कोई घर में मेहमान आता है तो हम उसे अधपका या जला हुआ या बेस्वाद भोजन नहीं खिलाते हैं। प्रसाद चढ़ाते समय भी पोषण और स्वाद का ध्यान रखते हैं, तो अपनी कृति में भी रखें, अच्छा लिखिए, अच्छा पढ़िए। हम लोग संसार में बहुत ही छोटे टाइम के लिए आए हैं, तो हर चीज़ में अपना सर्वश्रेष्ठ दें। इतना ही। बहुत सही बात है, क्योंकि सब गड़बड़ तो बहुत चल रही है, और खासकर जो उच्चारण है उस पर भी, जैसे विद्यालय को विद्यालय कई जगह सुनती हूँ, द और ध का अंतर भी कई लोग ठीक से नहीं बोल पा रहे हैं, तो उससे भी सुनते सुनते कहीं बाधा सी लगती कि ये क्या आ गया। तो छोटी छोटी आंचलिक बोलियों के प्रभाव के कारण भी कई बार इस तरह की चीजें होती हैं, लेकिन फिर भी शुद्ध हिंदी साउथ वाले लोग भी बोलते हैं, आसाम वाले लोग भी बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई मातृभाषा या लोकल भाषा हिंदी के ऊपर इस तरह हावी हो जाए। कोशिश करने से शुद्ध हिंदी बोली जा सकती है। जी। और हिंदी आपने तो उषा जी कहा था हमसे कैसे जुड़ सकते हैं, तो जी मैं बता दूं, radioplaybackindia.blogspot.com ये हमारे ब्लॉग का एड्रेस है। radioplaybacindia.com ये हमारे वेबसाइट का एड्रेस है, और radioplaybacindia@gmail.com ये हमारी मेल का आईडी है। तो सब में कहीं पे भी गैप नहीं है, सब स्मॉल लेटर्स में है, तो जो हमसे जिस भी रूप में जुड़ना चाहे जुड़ सकता है, देख सकता है वेबसाइट और ब्लॉग। बस कुछ करने की इच्छा हो, और अच्छा करने की इच्छा हो, अच्छा पढ़ने की इच्छा हो, तो जुड़ सकते हैं, है ना? कहने ठीक को है। हम ये कह सकते हैं। तो कोई चलते-चलते संज्ञा जी और कुछ बोलना चाहेंगे, कुछ संदेश देना चाहेंगे हमारे जितने भी दर्शक जुड़े हुए हैं, और आगे इस वीडियो को बहुत लोग देखेंगे? संदेश, जैसे हम लोग ऑनलाइन दुनिया भर के लोग जुड़े हुए हैं एक क्रिएटिविटी के साथ, लिखने वाले भी हैं, बोलने वाले भी हैं, गाने वाले भी हैं, और सब लोग वॉलेंटरी आज तक काम करते आ रहे हैं, अच्छा काम करते आ रहे हैं, प्रामाणिकता के साथ करते आ रहे हैं। तो जैसा अच्छा पढ़ना जरूरी होता है, वैसे ही अच्छा सुनिए। हमारे वेबसाइट पे आकर, हमारे ब्लॉग स्पॉट पर आकर, और आप जिस भी रूप में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, सिर्फ सुनने के रूप में, बोलने के रूप में, लिखने के रूप में, हमारे साथ जुड़िए। और अनुराग जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? जी, ज़रूर। मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि सुनना प्राकृतिक है। पॉडकास्ट का समय कभी भी जाने वाला नहीं है। रेडियो जब था, टीवी आया, लोगों ने कहा, "अरे! अब तो रेडियो खत्म हो गया।" लेकिन रेडियो कभी खत्म नहीं होने वाला। हम लोग भारतीय लोग हैं, श्रुति की परंपरा के वाहक हैं, और हमेशा जो आवाज़ है वो रहेगी। जिनको आँखें नहीं हैं, जो वो लोग भी सुन सकते हैं। आप कोई और काम कर रहे हैं, कार ड्राइव कर रहे हैं, तो भी आप रेडियो सुन सकते हैं। और यहाँ अमेरिका में रह के मैंने देखा कि हमारे भारतीय उपमहाद्वीप के दूसरे देशों के जो लोग हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इवन अफ़गानिस्तान, हम सब लोग हिंदी से जुड़े हुए हैं। वो पढ़ नहीं सकते, लेकिन सुन वो भी सकते हैं। तो एक संवाद के लिए वार्ता बहुत ज़रूरी है। पॉडकास्ट हमेशा रहेगा, इसमें जुड़िए, आपका भविष्य है इसमें, हम सबका भविष्य है इसमें। और कागज़ तो आया और चला गया, अभी देखिए सब इलेक्ट्रॉनिक पे जा रहा है, सही पेपर बात। की बुक्स उतनी नहीं है, लेकिन आवाज़ रहेगी, हर रूप में रहेगी, सुनाई देती रहेगी। बहुत अच्छा। तो आज आप लोग यहाँ जुड़े और इतनी सारी बातें हुई, और जो हमारा पॉडकास्ट है
रेडियो प्लेबैक इंडिया इतना पुराना है और अभी भी उसी क्वालिटी मेंटेन्ड है, और ये आगे ऐसे ही और बढ़ेगी और सुंदर होती चली जाएगी। इसी कामना के साथ मैं आपका धन्यवाद भी करती हूँ और हम विदा भी लेते हैं। तो बहुत बहुत आभार कि आप यहाँ आए और इतना अपना अच्छा समय आपने दिया और दर्शकों को बहुत सारी बातें पता लगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आप नमस्कार। दोनों का भी धन्यवाद और श्रोताओं का